कबीर दास ने भी इतनी छोटी सी लाइन में कहा है, पराधीन सपने हो सुख नाही, है ना। स्पेशल नीड हमारे बच्चे हैं तो योगा से उनकी डेली लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या ये समझना पड़ेगा पेरेंट्स को, ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि वो किसी स्पेशल थेरेपिस्ट के पास जाएं और अपने बच्चे की पूरी बात बताएं। नमस्कार, मैं हूं दीपमाला पांडे और आज का जो हमारा पॉडकास्ट की सीरीज है बियॉन्ड लिमिट्स द स्टोरीज ऑफ इंक्लूजन, उसमें आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं, तक्षशिला मैम, जो कि एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं, इसके साथ साथ ही स्पिरिचुअल हीलर है और स्पिरिचुअल हीलर के साथ साथ वो एक एजुकेटर भी हैं और इस फील्ड में इनका 20 इयर्स का या इस कह सकते हैं इससे भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो आज हम उनसे बहुत सारी बातें जानेंगे योगा के बारे में और जल्द ही योगा डे भी आने वाला है तो उससे रिलेटेड भी मैम हमें बताएंगी। जैसा कि ये इंक्लूजन स्टोरीज हैं तो हमारा फोकस रहेगा स्पेशल नीड चिल्ड्रंस पे कि किस तरह से योगा जो है वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को सपोर्ट कर सकता है। इस बारे में हम बहुत सारा डिस्कशन करेंगे और मैम के बारे में बता दूं तो मैम काफ़ी टाइम से ही जो एडल्ट्स हैं उनके साथ, बच्चों के साथ, स्पेशल नीड चिल्ड्रन के साथ उनके मेंटल वेलबींग के लिए, फिजिकल वेलबींग के लिए लगातार इस पे काम कर रही हैं और इनका फोकस है कि एक स्पिरिचुअलिटी और एक मेंटल वेलनेस जो है वो क्रिएट हो सभी जगह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं तक्षशिला मैम का, तो प्लीज़ ज्वाइन मी इन वेलकमिंग तक्षशिला मैम। तो हेलो मैम। हेलो। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। मैम वैसे तो मैंने काफ़ी कुछ आपके बारे में बता दिया इंटरव्यू में, मतलब थोड़ा सा जितना मुझे पता था, बट जितना मैं आपको जानती हूँ कि आप इनिशियली इंग्लिश टीचर भी रह चुकी हैं और अभी आप योगा में इतना अच्छा काम कर रही हैं। तो मैं बस ये जानना चाहूँगी कि मतलब एक इंग्लिश टीचर से लेकर के एक योगा इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर, एजुकेटर जो भी हम कहें, तो वहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? क्या एक्सपीरियंसेस हैं? क्या कोई ऐसा टर्न है जिसकी वजह से आप इसकी तरफ आए, योगा की तरफ आए? तो थोड़ा-सा आप प्लीज़ हमें बताइएगा। नमस्ते। माई सेल्फ तक्षशिला। जैसा कि मैम ने पहले ही काफ़ी कुछ अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है भारी भरकम शब्दों में, तो मैं बता दूं कि यस, मैं 20 साल तक लगभग मैंने अपने करियर की शुरुआत ही टीचिंग से किया था और लगभग 20 सालों तक मैं इंग्लिश पढ़ाती रही। शुरू में तो ऐसा ही होता है ना कि जैसे फैमिली है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बच्चा बड़ा हो रहा है हाँ। और जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप अपने पैशन को, अपनी हॉबीज़ को बिल्कुल भूल जाते हैं कहीं, मतलब उनको एकदम साइड में रख देते हैं। पता ही नहीं चलता कि हमारी अपनी कोई स्पेशलिटी भी है या कोई अपनी हॉबी भी है जिसे हम पैम्पर कर सकते हैं। ऐसे ही जर्नी चलती रही। फिर हालांकि फिटनेस के बारे में मेरा, फिटनेस के ऊपर मेरा पैशन तो था, ऐसा नहीं है, और मैं कुछ कुछ टाइम देती थी अपने आप को, बट दैट वाज कम्प्लीटली फिजिकल फिटनेस। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँगी, लेकिन हाँ, आपका फिज़िक ये बताता है क्योंकि काफ़ी सालों से मैं आपको जानती हूँ, तो मैंने इसी फ़िटनेस के साथ आपको देखा है, तो इट मीन्स ये आपका जो पैशन है, ये तब से रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुरू से मेरा फिजिकल फिटनेस के ऊपर तो फोकस था ही था, पर जब कोरोना आया, जब हमें अपने ऊपर भी फोकस करने का टाइम मिला, तो मुझे लगा कि पता नहीं, मैं कुछ अपने अंदर कुछ ढूंढना शुरू किया मैंने, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई ट्राइड कि मैंने सोचा कि मुझे इस योगा के फील्ड में जाना चाहिए। मतलब इट वाज जस्ट अ थॉट, एक जैसे कुछ इग्नाइट हुआ, जैसे कोई एक चिंगारी होती है ना अंदर, वो दबी थी और वो निकल के बाहर आई। थोड़े दिन बाद जब कोरोना पैसिफाई हुआ, जब सब चीज़ें शांत हो गई, तो घर में मैंने बात किया और मैं ऋषिकेश चली गई। वहाँ से मैंने अपना इंटरनेशनल योगा का सर्टिफिकेशन किया रह के। फिर तो ये जर्नी फिर बैक टू बैक शुरू हो गई और थेरेपी के क्षेत्र में मैंने काफ़ी काम किया। फिर अब मैं स्पिरिचुअल हीलिंग के साथ साथ, मतलब नाउ फ्रॉम फिजिकल फिटनेस इट हैज़ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म। अब उससे एक लेवल ऊपर आके
मैं मेंटल वेलबींग और इमोशनल बैलेंस के ऊपर लोगों के साथ काम कर रही हूँ और उसके रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे मिल रहे हैं, जिसकी मुझे बहुत खुशी होती है। ये बहुत अच्छी बात है तक्षशिला मैम। जैसा कि आप तक्ष योगा की फाउंडर भी हैं, तो लगभग कितना टाइम हो गया आपको स्पेशली इसका फाउंडेशन जो आपने स्टार्ट किया है उसमें, और किस तरह से लगभग कितने लोग जुड़ गए हैं, और इसमें कौन कौन लोग हैं, मतलब बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, कोई एज ग्रुप स्पेसिफाइड है या किस तरह का है ये? जी, अ, अब तो इस जर्नी को लगभग 5 साल हो चुके हैं। और तक्ष योगा जब मैंने इसका फाउंडेशन जी। रखा था, स्टार्ट किया था, अब मैं 5 सालों से लगातार ये एक जर्नी शुरू हुई है, नॉन स्टॉप जर्नी है, जो सिर्फ सिखाने तक ही नहीं है, सीखने की भी जर्नी है। तो आई बिलीव इन लर्निंग, जैसे कि एक टीचर का हमेशा होता है, आप भी हाँ मैम हाँ एक बिल्कुल। टीचर हैं, हम लोग का हमेशा यही होता है कि हम हाँ सिखाने के साथ सीखने में भी बिलीव करते हैं। जी। तो ये वैसी ही जर्नी है और मेरे साथ काफ़ी सारी एक कम्युनिटी बनी है, एक फैमिली बनी है, एक्सटेंडेड फैमिली जैसे बन गए हैं सब लोग, जिसमें सीनियर सिटीजन से लेके छोटे बच्चे तक है। जी। और हर कोई, चाहे वो एक ही बैच में आए, हर कोई कंफर्टेबल फील करता है और एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं हम लोग कि मतलब एक दूसरे के साथ में कभी कोई हेजिटेशन नहीं होता। दे डिस्कस देयर इश्यूज एंड आई वर्क ऑन दैट दोज थिंग्स। तो तक्षशिला मैम, जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग होपलाइन से वन टीचर वन कॉल से हम लोग हमेशा अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, और हमारा फोकस स्पेशल नीड बच्चों की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो आज जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो इसी में थोड़ा सा मैं इनके बारे में जानना चाहूँगी कि जो जैसे जो स्पेशल नीड हमारे बच्चे हैं, तो योगा से उनकी डेली लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन, वैसे तो देखिए हर एक बच्चा बहुत यूनिक है, उसकी अपनी यूनिक कैपेबिलिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं। पर जो स्पेशल नीड बच्चे होते हैं ना, उनकी अपनी अलग, पहले तो उनकी लिमिटेशंस होती हैं, हम्म। उनके बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे वो फोकस इश्यूज ले लीजिए, कंसंट्रेशन का इशू हो गया, किसी में सोशल इंटरेक्शन का इशू आ जाता है, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है। और जब कॉन्फिडेंस कम होता है तो उनको सोशल इंटरेक्शन में बहुत दिक्कत आती है। जी। उसके भी ऊपर वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, क्योंकि उन्हें हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। और ये तो हम सभी लोग जानते हैं, कबीरदास ने भी इतनी छोटी सी लाइन में कहा है, पराधीन सपने हो सुख नाही, है ना। जी। तो जब वो बच्चे बेचारे इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी छोटी चीज़ों के लिए, तो उनका कॉन्फिडेंस का लेवल धीरे 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 डिग्रेड करके कम होता जाता है और वो अपने आप को बेकार समझने लगते हैं। योगा थेरेपी, स्पेशली योगा थेरेपी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली योगा थेरेपी, जी। जो हमारे शरीर के लेवल से भी ऊपर उठ के काम करती है, जिसमें कि हम इमोशंस पे काम करते हैं, अ, उसकी फीलिंग्स के ऊपर काम करते हैं, नॉट ओनली ऑन मसल्स। मसल स्ट्रेंथनिंग तो है ही है, फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही है, फिटनेस तो है, बट उसके भी ऊपर हमारे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, जो बच्चा फील कर रहा है अंदर, उसकी फीलिंग को कैसे हमें समझना है, उस पे हम काम करते हैं, नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि स्पेशल नीड बच्चों में एक बहुत बड़ा इशू आता है एंग्जाइटी का। हाँ, स्पेशल नीड जो बच्चे होते हैं ना, उनका एंग्जाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और क्योंकि इमोशनल बैलेंस नहीं होता उनमें, वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, या तो वो फाइट एंड फ्लाइट के मोड में होते हैं, लाइक या तो वो आउटबर्स्ट होते हैं, या वो बिल्कुल ही किसी चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इन सब चीज़ों का भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और उसके लिए हमें मेडिटेशन बहुत सपोर्ट करता है, नर्वस सिस्टम रेगुलेट करके उनका इमोशनल स्टेबिलिटी उन्हें देता है, जिससे कि वो उनमें पेशेंस डेवलप होता है। और जब हम फिज़िकल लेवल पे काम करते हैं तो बच्चे का जब बैलेंस अच्छा होने लगता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, पोस्चर अच्छा होता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करता है।
तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के एक बच्चे के ऊपर जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं उसके रिजल्ट्स अमेजिंग आते हैं। और ये मैंने खुद फील किया है उन बच्चों को देख के कि जब हम उनके फिजिकल लेवल पे उनको फिजिकल फिटनेस के मामले में जब हम उन्हें बताते हैं जी। तो वो, और दूसरी चीज़, यस, हम्म, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जो छोटे छोटे कामों के लिए अभी तक जो वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते थे, तो जब उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो वो छोटे छोटे कामों की को खुद करने की कोशिश करते हैं। हाँ और इससे उन्हें जो खुशी मिलती है और जो हमें खुशी मिलती है, वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। बिल्कुल। स्पेशल बच्चों के साथ काम करते करते मैंने भी यही फील किया कि जो उनकी जो खुशी है वो ही हम लोग को मोटिवेट करती है राइट। कि आगे हम और उनके साथ काम करें। और शायद वो उनके लिए तो एक इंडिपेंडेंस लाती है, लेकिन हम लोग को भी बहुत अच्छा सपोर्ट हाँ, मिलता एक है उससे, है ना, सेटिस्फेक्शन मिलता है। सेटिस्फेक्शन मिलता है और आगे बढ़ने के लिए और करने की इच्छा भी होती है। तो ये तो मैं समझ गई। हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी समझ में आ गया कि किस तरह से ये थेरेपी जो है पूरी प्रॉपरली काम करेगी, किस तरह से फिजिकल उनकी मसल्स डेवलप होंगी और कॉन्फिडेंस आएगा और इमोशनली वो बैलेंस होंगे। बैलेंस तो होते हैं, ये राइट। होल उनका लाइफ पे इफेक्ट करेगा। तो अगर कोई पेरेंट्स है, स्पेशल नीड बच्चे के पेरेंट है, तो उन्हें कहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए? उन्हें स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए? वो आपसे आके मिलें, घर पे कहीं कुछ स्टार्ट करें, तो क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए उनकी? जी, एक तो सबसे पहली बात है कि योगा को सिर्फ, जैसे लोग फिजिकल फिटनेस के नाम से ही समझते हैं, योग करने जा रहे हैं तो शायद पतले तो हो ही जाएंगे, है ना। मगर ये समझना पड़ेगा हमें कि ये ओवरऑल हीलिंग के लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल फिटनेस पे तो हम करते ही हैं काम। हाथ पैर हिलाएंगे नहीं तो उसका, हमारी कोई भी शरीर की मसल नहीं हिलेगी तो उसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन ये समझना पड़ेगा, पेरेंट्स को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि वो किसी स्पेशल थेरेपिस्ट के पास जाएं और अपने बच्चे की पूरी बात बताएं। जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसे उसके साथ में डिस्कस करें, क्योंकि सिर्फ एक योगा इंस्ट्रक्टर इसको नहीं सॉल्व कर सकता। दे वर्क ऑन फिजिकल फिटनेस लेवल। इस इसके लिए हमें फिजिकल फिटनेस के लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, हीलिंग के क्षेत्र में भी आना पड़ेगा, उसकी ओवरऑल वेलबींग को देखना पड़ेगा, उसके खाने से लेके उसके दिन के रात के सारा फोकस क्या है, वो क्या खाता है, किस टाइम पे खाता है, उसका क्या मतलब, पूरी लाइफ को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी यहाँ पे बहुत बढ़ जाती है कि वो किसी ट्रेंड योगा थेरेपिस्ट से इस बारे में बात करें। वो चाहे तो मेरे पास आ सकते हैं या किसी भी ट्रेंड थेरेपिस्ट के पास जाएं, ताकि उन्हें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट जैसी थेरेपी मिल सके, ना कि खाली एक्सरसाइज। जी, मतलब सिर्फ फिजिकल फिटनेस पे काम नहीं करना, एक ओवरऑल फिटनेस पे हाँ, काम करना जिससे है कि हमें बच्चे के। इमोशंस स्टेबल हो, उस बच्चे में पेशेंस का लेवल बढ़े। फिजिकली जब बच्चा फिट होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसका बैलेंस अच्छा होगा। जब बच्चे का छोटा सा भी एक इशू रिजॉल्व होता है, वो सपोज एक वृक्ष आसन में खड़ा होना सीख गया, उसकी खुशी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूस्टअप हो जाता है कि वो और इसको कॉम्पिटिटिव लेवल पे ले जाता है कि यस आई कैन डू दिस। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है और यही उसे मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। मैम, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस चीज़ से कि छोटे छोटे जो एफर्ट्स होते हैं वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं बिल्कुल। लाइफ में। तो अगर जैसे एज अ पेरेंट बहुत सारी एनजीओज भी बच्चों के लिए काम कर रही हैं, स्कूल्स भी हैं, तो सब लोग मिलके एक बच्चे के लिए, स्पेशल नीड बच्चे के लिए एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए किस तरह से, मतलब सब लोग साथ मिल करके किस तरह से काम कर सकते हैं कि उसमें हमारे पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो, आप जैसे थेरेपिस्ट भी इन्वॉल्व हो, कोई एनजीओ है अगर वो भी सपोर्ट कर रही है, तो सबका एक किस तरह से एक आप बता सकते हो कि एक रोड मैप क्या होना चाहिए? तो थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करें हम लोग। जी, अम, देखिए, एनजीओज हैं, स्कूल्स हैं और पेरेंट्स तो हैं ही हैं, खैर जी। बच्चे के लिए जिनको सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है उनके हाँ। बच्चे का। अ, तो इन सब को, मतलब एनजीओज जैसे टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स हम हम्म। कंडक्ट कर सकते हैं बच्चों के लिए। हम्म। स्कूल में
रेगुलर बेसिस पे, मतलब रेगुलर का मतलब हर दिन का नहीं हो सकता ना सही, बट एटलीस्ट वंस इन अ वीक, वंस इन अ वाइल बच्चों को कुछ ऐसे योगा थेरेपी के सेशंस दिए जाने चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि बच्चों को अपने ऊपर फोकस करना आ जाए, अपने ऊपर मतलब उनका ये फोकस आ जाए कि यस दिस इज मेंट फॉर मी, कि मुझे ब्रीथ करना है, ऐसे करना है, कैसे करना है, जैसे टीचर ने बताया है मुझे वैसे मुझे ब्रीथ करना है, मुझे खड़े होना है तो कैसे खड़े होना है, मुझे टेढ़ा नहीं खड़े होना, मुझे सही से खड़े होना है। तो ये बच्चों में एक कॉन्शियसनेस लाने का एक तरीका है कि किसी थेरेपिस्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं हम स्कूल में, एनजीओज वर्कशॉप्स लगा सकते हैं टाइम टू टाइम, और पेरेंट्स को भी हम थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं कि वो बच्चों को इन वर्कशॉप्स का पार्ट बनने दें, और स्कूल में भी उनको प्रमोट करें आने के लिए कि जब भी सेशंस हैं तो वो मिस ना करें। तो थैंक यू सो मच तक्षशिला जी कि आज आपने इतनी अच्छी बातें बताई और एक रोड मैप बनाकर दिया, और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो पेरेंट्स को अंदर से मतलब उनके अंदर कॉन्शियसनेस रहती है कि पता नहीं बच्चे को मतलब योगा करना चाहिए, कि हो सकता है कि वो स्ट्रेट खड़ा नहीं हो पा रहा, तो वो सोचते हैं कि शायद ये इसके लिए एंड है, बट उसके बहुत सारी थेरेपीज हैं, पार्ट्स हैं, कि वो हर किसी के लिए स्पेस है। आई थिंक योगा बिल्कुल। थेरेपी में मुझे लग रहा है कि सभी के लिए स्पेस है और सभी को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो आज और मैं ये भी जी कहना जी चाहूँगी कि पेरेंट्स को कभी भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए इस चीज़ के लिए। एक थेरेपिस्ट एक डॉक्टर की तरह होता है, अगर आप उसे अपनी चीज़ नहीं बताएंगे तो वो उसके ऊपर पर्टिकुलर इशू के ऊपर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चा ज़्यादा करके पेरेंट्स के साथ रहता है, उन्हें पता होगा कि बच्चा किस टाइम पे ज़्यादा इमोशनल होता है, किस टाइम पे वो आउटबर्स्ट करता है, किस टाइम पे वो एकदम बिल्कुल बिना कुछ कहे चुपचाप हो जाता है, बिल्कुल किस टाइम पे वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ सकता है। तो उनको ये सारी चीज़ें किसी थेरेपिस्ट के साथ मिल के पूरी चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए, ताकि इनका कोई आउटकम आ सके, ना कि इसे छिपा के कि मेरे बच्चे का किसी को पता चलेगा तो मतलब क्या बोलेंगे सब हाँ लोग, उसका बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं, उसका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा अगर उसके ऊपर पर्टिकुलर तरीके से स्पेसिफिकली काम किया जाएगा, तो उसका बैलेंस अच्छा होगा। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि अगर वो किसी थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं अपने बच्चे की बात करने, तो उन्हें उसके सारे इश्यूज डिस्कस करने चाहिए, लाइक बच्चा किस टाइम पे ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, किस टाइम पे वो आउटबर्स्ट करता है, किस टाइम पे वो डिप्रेशन के मोड में जाता है। तो ये अगर सारी चीज़ें अगर एक थेरेपिस्ट के साथ वो डिस्कस करेंगे तो उसकी थेरेपी एक स्पेसिफिक तरीके से हो पाएगी, और उसके रिजल्ट्स भी अमेजिंग आएंगे, उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, बच्चा एक अच्छी कोऑर्डिनेशन ला पाएगा, एक अच्छा रिलेशनशिप होगा उसका अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने टीचर्स के साथ में, सोसाइटी में और सबके साथ में भी, अपने कोलीग्स के साथ में, सबके साथ में, क्योंकि ये बच्चे ही तो हमारी फ्यूचर जनरेशन है। हमें इनके ऊपर तो काम करना ही चाहिए ताकि वो अपनी एबिलिटीज़ को पहचाने और आगे बढ़ सके। आपने सुधा चंद्रन का नाम तो सुना ही जी होगा, बिल्कुल कितनी यंग एज में उन्होंने अपना पैर खो दिया था, दो शी वॉज अ डांसर, अ वेरी रिनोन्ड डांसर, पर फिर भी उन्होंने अपनी फील्ड में नाम और इतना फेम हासिल किया क्योंकि उनकी विल पावर स्ट्रांग थी, है ना। तो ऐसे तो ये फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे को ऐसे नहीं समझना चाहिए कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर हम उसकी एबिलिटीज़ को पहचानें, उसे मोटिवेट करें, उसे इंस्पायर करें, ये सारी स्टोरीज सुना के, तो वो बच्चा हो सकता है नॉर्मल बच्चों से कहीं ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेके आए। बिल्कुल। तो हमारे साथ थी आज तक्षशिला मैम, और मेरे और सभी व्यूअर्स जो भी हमें देखेंगे उसके लिए उनकी तरफ से थैंक यू सो मच मैम। और थैंक यू। हम कोशिश करेंगे कि मैम का फिर से टाइम लें, क्योंकि ये तो बहुत शॉर्ट वो था, एक इंट्रोडक्शन था योगा थेरेपी का कि किस तरह से चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए वो बेनिफिशियल हो सकती है। और इसके अदर एपिसोड्स में हम मेडिटेशन, प्राणायाम और मेंटल वेलबींग के बारे में भी बात करेंगे। सो उसका वेट करिएगा, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।